क्या आप जानते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से हर साल यूजीसी नेट जेआरएफ में सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रेरणा टॉपिक से जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूत बना देंगे। यह सवाल न सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि आपको यह भी समझाएंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर एक प्रश्न आपके सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में संज्ञानात्मक आवश्यकताओं यानी कोग्निटिव नीड्स को किन दो स्तरों के बीच स्थान दिया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान और सौंदर्यात्मक आवश्यकताएं। ऑप्शन सी शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताएं। ऑप्शन डी आत्मसिद्धि और पारलौकिक आवश्यकताएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्मान और सौंदर्यात्मक आवश्यकताएं। देखिए, मैस्लो ने अपने मूल 5 स्तरीय मॉडल को बाद में विस्तारित किया था। इसमें सम्मान की आवश्यकता के बाद ज्ञान एवं समझ जो संज्ञानात्मक कहलाता है और फिर सौंदर्य बोध की आवश्यकताओं को रखा गया था, जिसके अंत में आत्मसिद्धि आती है। देखिए, आप जानते ही होंगे मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो ऐसे पिरामिड के ज़रिए जो है दिखाया जाता है। ऐसे करके सबसे नीचे आती हैं शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताएं, बीच में आती हैं सम्मान और सौंदर्यात्मक, यहाँ आती है सुरक्षा और सबसे लास्ट में आती है आत्मसिद्धि वाली। ठीक है, ऐसे करके 5 होती हैं, 5 स्तरीय मॉडल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कार्यस्थल पर हाइजीन कारकों की उपस्थिति हो तो उसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए कर्मचारी अत्यधिक प्रेरित महसूस करेंगे। ऑप्शन बी कर्मचारी असंतुष्ट नहीं होंगे लेकिन अनिवार्य रूप से प्रेरित भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी कार्य के प्रति पूर्ण अरुचि पैदा होगी। ऑप्शन डी कर्मचारी तुरंत त्यागपत्र दे देंगे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मचारी असंतुष्ट नहीं होंगे लेकिन अनिवार्य रूप से प्रेरित भी नहीं होंगे। देखिए, हर्ज़बर्ग मानते थे कि वेतन, कार्यदशाएं और नीति जैसे कारक केवल असंतोष को रोकते हैं। इसकी उपस्थिति से जो है व्यक्ति तटस्थ रहता है और वास्तविक प्रेरणा केवल उपलब्धि और पहचान जैसे प्रेरक कारकों से आती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, बीएफ स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और दंड यानी पनिशमेंट के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, दोनों ही व्यवहार को कम करते हैं। ऑप्शन बी पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड व्यवहार को दबाता है। ऑप्शन सी दंड हमेशा सकारात्मक होता है, पुनर्बलन हमेशा नकारात्मक। ऑप्शन डी है इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड व्यवहार को दबाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, ऋणात्मक पुनर्बलन किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार की दर को बढ़ाता है, जैसे शोर से बचने के लिए दरवाज़ा बंद करना। इसके विपरीत दंड का उद्देश्य किसी अवांछित व्यवहार को कम करना या रोकना होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4, बर्नार्ड वीनर के कारण निर्धारण सिद्धांत के अनुसार अपरिवर्तनीय और बाहरी कारण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रयास, ऑप्शन बी भाग्य, ऑप्शन सी कार्य की कठिनता, ऑप्शन डी योग्यता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य की कठिनता। आगे इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वीनर के अनुसार कार्य की कठिनता एक बाहरी कारक है क्योंकि यह पर्यावरण पर निर्भर है और यह स्थिर या अपरिवर्तनीय है क्योंकि इसे छात्र तुरंत बदल नहीं सकता। भाग्य अस्थिर है जबकि योग्यता आंतरिक और स्थिर मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, विक्टर रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में
इंस्ट्रूमेंटैलिटी यानी साधनता का क्या अर्थ है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रयास से सफलता मिलने का विश्वास। ऑप्शन बी, यह विश्वास कि अच्छा प्रदर्शन करने पर निश्चित पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन सी, पुरस्कार के प्रति व्यक्ति का आकर्षण या मूल्य। ऑप्शन डी, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक क्षमता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विश्वास कि अच्छा प्रदर्शन करने पर निश्चित पुरस्कार मिलेगा। देखिए, साधनता या इंस्ट्रूमेंटैलिटी इस विश्वास को दर्शाती है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित प्रदर्शन स्तर प्राप्त कर लेता है तो उसे वादा किया गया प्रतिफल यानी आउटकम जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। यह प्रदर्शन और पुरस्कार के बीच का सेतु यानी कि पुल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6, ERG सिद्धांत में एल्डरफर ने मैस्लो की सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकताओं को किस श्रेणी में समाहित किया है? ऑप्शन ए, रिलेटेडनेस यानी संबद्धता। ऑप्शन बी, ग्रोथ यानी वृद्धि। ऑप्शन सी, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। ऑप्शन डी, अचीवमेंट यानी उपलब्धि। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एल्डरफर ने आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा: अस्तित्व, संबद्धता और वृद्धि। अस्तित्व में वे सभी आवश्यकताएं आती हैं जो मनुष्य के भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे भोजन और सुरक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 7, मैक्क्लीलैंड ने एन पाओ यानी शक्ति की आवश्यकता के अंतर्गत संस्थागत शक्ति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाना। ऑप्शन बी, संगठन या समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रभावित करना। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लाभ के लिए संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन डी, केवल उच्च पद प्राप्त करने की लालसा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगठन या समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रभावित करना। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, संस्थागत शक्ति एक सकारात्मक प्रेरक है जहां व्यक्ति जो है स्वयं के लाभ के बजाय संस्थान की बेहतरी के लिए नेतृत्व करता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत शक्ति में व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने या फिर नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, अभिप्रेरणा के प्रणोदन्यूनता सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा क्या है? ऑप्शन ए, यह केवल मानव व्यवहार पर लागू होता है। ऑप्शन बी, यह उन व्यवहारों की व्याख्या नहीं कर पाता जहां लोग उत्तेजना बढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन सी, इसमें पुरस्कारों का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन डी, यह जैविक आवश्यकताओं को पूरी तरह नकार देता है। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह उन व्यवहारों की व्याख्या नहीं कर पाता जहां लोग उत्तेजना बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि साहसिक खेल। देखिए, क्लार्क हल का सिद्धांत कहता है कि हम तनाव को कम करने के लिए काम करते हैं, लेकिन यह सिद्धांत यह नहीं समझा पाता कि लोग रोमांच के लिए पैराशूटिंग या डरावनी फिल्में क्यों देखते हैं जहां तनाव और उत्तेजना बढ़ती है, घटती नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 9, स्वनिर्धारण सिद्धांत में स्वायत्तता का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन ए, दूसरों से अलग अकेले काम करना। ऑप्शन बी, अपने व्यवहार को स्वयं चुनने और नियंत्रित करने का अनुभव। ऑप्शन सी, केवल कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक करना। ऑप्शन डी, बिना किसी लक्ष्य के काम करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने व्यवहार को स्वयं चुनने और नियंत्रित करने का अनुभव। देखिए, स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति किसी की मदद न ले, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो कर रहा है वह अपनी इच्छा और मूल्यों के अनुरूप हो। यह आंतरिक प्रेरणा का जो है सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, यर्क्स डॉडसन नियम के अनुसार एक बहुत ही सरल कार्य के लिए उत्तेजना का स्तर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, बहुत कम। ऑप्शन बी, मध्यम। ऑप्शन सी, अत्यधिक उच्च। ऑप्शन डी, 0। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक उच्च।
देखिए, जटिल कार्यों के लिए जो है कम उत्तेजना अच्छी होती है, लेकिन सरल या दोहराव वाले कार्यों के लिए उच्च उत्तेजना की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति जो है सतर्क रहे और बोरियत के कारण गलती ना करे। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, सीखी गई असहायता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, जो अभिप्रेरणा के अभाव को दर्शाती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मार्टिन सेलिगमैन, ऑप्शन बी एल्बर्ट बेंडूरा, ऑप्शन सी एडवर्ड टॉलमैन, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन सेलिगमैन। देखिए, सेलिगमैन ने अपने प्रयोगों में पाया कि जब जीव को बार बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी विपरीत परिस्थितियों में रखा जाता है जहां उसका वश नहीं चलता, तो वह जो है बाद में अनुकूल परिस्थिति मिलने पर भी प्रयास करना छोड़ देता है। इसे ही सीखी गई असहायता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत व्यवहार के किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देता है? ऑप्शन ए आंतरिक तनाव, ऑप्शन बी बाहरी पुरस्कार का खिंचाव, ऑप्शन सी बचपन की यादें, ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिष्ठा। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाहरी पुरस्कार का खिंचाव। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों या पुरस्कारों द्वारा खींचा जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे भूख ना होने पर भी स्वादिष्ट मिठाई देखकर उसे खाने का मन करता है, एक प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार संवेग और अभिप्रेरणा की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पहले संवेग आता है फिर शारीरिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है और फिर संवेग का अनुभव होता है, ऑप्शन सी संवेग और शारीरिक प्रतिक्रिया एक साथ होते हैं, ऑप्शन डी संवेग केवल मस्तिष्क की एक विचार प्रक्रिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है फिर संवेग का अनुभव होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि हम डरते हैं क्योंकि हम कांपते हैं, यानी पहले शरीर में उत्तेजना होती है और हमारा मस्तिष्क उस शारीरिक बदलाव को पढ़कर संवेग यानी कि जैसे डर या खुशी होते हैं, जो हमारे भावनाएं होती हैं, संवेग होते हैं हमारे, उनका नाम दे देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 14, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 14, कि विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और माना कि हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उन्होंने और हर प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा है, यानी कि 14 ही इनके मूल संवेग हैं। उनके अनुसार मनुष्य का सारा व्यवहार इन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों से निर्देशित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, उपलब्धि प्रेरणा को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए MMPI, ऑप्शन बी TAT यानी थेमेटिक एप्रिसिप्शन टेस्ट, ऑप्शन सी 16PF, ऑप्शन डी रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी TAT। मरे और मैक्लीग्लैंड ने टैट का उपयोग व्यक्ति की अंतर्निहित आवश्यकताओं को जानने के लिए किया। इसमें चित्रों को देखकर कहानी बनानी होती है, जिससे व्यक्ति की उपलब्धि की आवश्यकता जो है पता चलता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, प्रवाह की अवस्था स्टेट ऑफ फ्लो की अवधारणा मिहाली चिक्सेंट-मिहाली के अनुसार कब घटित होती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जब कार्य बहुत आसान हो, ऑप्शन बी जब कौशल और चुनौती के बीच सही संतुलन हो, ऑप्शन सी जब व्यक्ति को भारी पुरस्कार मिलने वाला हो, ऑप्शन डी
जब व्यक्ति केवल दूसरों के दबाव में काम कर रहा हो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कौशल और चुनौती के बीच सही संतुलन हो। देखिए फ्लो वह मानसिक स्थिति होती है जहां व्यक्ति कार्य में पूरी तरह डूब जाता है। यह तब होता है जब कार्य की चुनौती के व्यक्ति के कौशल के बराबर हो, यानी कि जो कार्य की चुनौती है वह व्यक्ति के कौशल के बराबर हो, व्यक्ति का कौशल भी उतना ही ज़्यादा होता है। यह यदि चुनौती ज़्यादा है तो चिंता होगी, यदि कम है तो बोरियत। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 17, लोकस ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में आंतरिक लोकस वाला छात्र अपनी सफलता का श्रेय किसे देगा? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अपनी मेहनत और क्षमता को, प्रश्न पत्र के आसान होने को, ऑप्शन सी, शिक्षक की दयालुता को, ऑप्शन डी, अपने अच्छे भाग्य को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी मेहनत और क्षमता को। देखिए आंतरिक लोकस, जो इंटरनल लोकस होता है, ये वाले व्यक्ति मानते हैं कि उनके जीवन की घटनाएं उनके अपने व्यवहार और प्रयासों का परिणाम है। ऐसे छात्र जो है असफलता के लिए भी स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं और सुधार के लिए प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, अभिप्रेरणा के प्रत्याशा मूल्य मॉडल के अनुसार यदि किसी कार्य का मूल्य बहुत अधिक है लेकिन सफलता की संभावना शून्य है तो प्रेरणा क्या होगी? ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बहुत अधिक, ऑप्शन बी, मध्यम, ऑप्शन सी, शून्य, ऑप्शन डी, नकारात्मक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य। देखिए एक्ले और विगफील्ड के अनुसार जो है प्रेरणा प्रत्याशा और मूल्य का गुणनफल है। यदि छात्र को लगता है कि वह सफल हो ही नहीं सकता तो शून्य प्रत्याशा होती है, यानी कि जो कार्य है कितनी भी कीमती क्यों न हो वह उसे करने के लिए कभी प्रेरित नहीं हो सकता। यदि वह पहले ही जानता है कि वह सफल नहीं हो सकता तो उसे शून्य प्रत्याशा होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत लियोन फेस्टिंगर के अनुसार प्रेरणा कैसे प्रदान करता है, कैसे पैदा करता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, यह पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाता है, ऑप्शन बी, यह दो विपरीत विचारों के बीच तनाव को कम करने की प्रेरणा देता है, ऑप्शन सी, यह समाज में दूसरों के समान बनने की प्रेरणा देता है, ऑप्शन डी, यह केवल डर के माध्यम से काम करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दो विपरीत विचारों के बीच तनाव को कम करने की प्रेरणा देता है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जब हमारे विश्वास और व्यवहार में अंतर होता है तो मानसिक बेचैनी पैदा होती है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए व्यक्ति अपने विचारों या व्यवहारों को बदलने के लिए जो है प्रेरित होता है और यही संज्ञानात्मक विसंगति है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, मैक्लीलैंड के अनुसार उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्तियों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वे बहुत ही आसान लक्ष्य चुनते हैं, ऑप्शन बी, वे अत्यधिक जोखिम भरे और असंभव लक्ष्य चुनते हैं, ऑप्शन सी, वे मध्यम स्तर की चुनौतीपूर्ण बाधाओं और जिम्मेदारी को पसंद करते हैं, ऑप्शन डी, वे केवल दूसरों के आदेशों का पालन करना पसंद करते हैं। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे मध्यम स्तर की चुनौतीपूर्ण बाधाओं और जिम्मेदारी को पसंद करते हैं। देखिए उच्च उपलब्धि वाले लोग जुआरी नहीं होते, वे ऐसे लक्ष्य को चुनते हैं जहां उनकी अपनी मेहनत से सफलता मिलने की संभावना होती है। वे मध्यम जोखिम लेना पसंद करते हैं ताकि सफलता का श्रेय उनकी अपनी क्षमता को मिल सके। तो दोस्तों ये थे प्रेरणा अभिप्रेरणा टॉपिक से जुड़े 20 महत्वपूर्ण PYQs। उम्मीद है कि ये सवाल आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे और ये प्रश्न जो हैं आपकी JRF की तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।